मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में। ये एक 26 साला लड़की की कब्र है और इसके बिल्कुल बराबर में, इसके पहलू में एक 1.5 साला बच्चे की कब्र है, जो कि देखने में कहीं से नहीं लगता कि ये एक छोटे मासूम 1.5 साल के बच्चे की कब्र होगी। और इसके बिल्कुल बराबर में ये लहद मुंतजिर है अपने मदफून की। 10 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक ये कब्र खाली है और मुंतजिर है कि इसमें उस शख्स को लाया जाए जिसके लिए ये बनाई गई है। हकीकत है क्या, माजरा है क्या और ये सानिहा पेश कैसे आया, आपको बताते हैं। उसने गाड़ी के अंदर घुसा है, वापस वो शीशा उतार के वापस अंदर घुसा है। वो गाड़ी के घुसने के बाद उसने बच्चे को उठाने की कोशिश करी है। इतनी देर में गाड़ी अंदर जा चुकी थी। आज भी हम जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो एक कब्र खाली मिलती है। हम ये चाहते हैं कि वो भी हमें वापस मिल जाए ताकि हम तदफीन कर सकें। उनका तो आप पूछे ही नहीं, वो तो किसी काम के नहीं है। बस उनको वोट चाहिए होते हैं, वो वोट देते हैं अपने और पीछे हो जाते हैं। एक गवर्नमेंट कंसर्न इंतहाई डेजिग्नेटेड और रिस्पॉन्सिबल शख्स की 4 अगस्त को स्लाइड चलती है कि इस किस्म का यहाँ कोई वाकया पेश ही नहीं आया। लेकिन जब आज उस वाकये की सच्चाई के बाद वो 2 डेथ बॉडीज हमने रिकवर कर ली, गाड़ी रिकवर कर ली, तो एटलीस्ट आज तो उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। क्यों ये बेहिस बन के बैठे हुए? एक तरफ इंसानी फितरत को देखिए तो हसरत इंसान को खुशबुओं और रंगों से लगाव है, और दूसरी तरफ इंसानी मजबूरियों को देखिए तो बड़ी बदबूदार और बदरंग हकीकतें सामने आती हैं। आपके शहर में लोग किस किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं और किस किस हाल में जिंदगी से गुजर जाते हैं, क्या आप वाकिफ हैं? पाकिस्तान नेवी के इन गोताखोरों को सलाम। ये इस वक्त नाले के इस गंदे पानी में गोताजन है जिससे उठने वाली बू भी बर्दाश्त करना मुहाल है। इन्हें एक लाश की तलाश है और इस तलाश को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो हुआ कुछ यूं कि 4 अगस्त का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था कि 3 जिंदगियों का सूरज इस बरसाती नाले में डूब गया। सानहे के 41 से 43 घंटों के अंदर इस मिट जाने वाले खानदान के 2 मेंबरान के बेजान जिस्म पानी से निकाल लिए गए, मगर खानदान का सरबराह अभी तक ना मिल सका। ये सानहा एक कुदरती आफत थी या इस आफत का इंतजाम इंसानों ने किया था, ये बहस भी जारी है और इस आखिरी लाश की तलाश भी जारी है। मुझे बारिश में टहलना अच्छा लगता है क्योंकि फिर कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता, ये चार्ली चैपलिन ने कहा था। मगर जब कोई इतना सोगवार हो कि उसके आंसू बारिश की बूंदों पर हावी होने लगे, कोई इतना गमगीन हो कि उसके रोने को बारिश भी ना छुपा सके, बल्कि हर बारिश जिसकी उदासी को ताज़ा कर दे, वो क्या करे? यास्मीन के खानदान के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये पूरा खानदान इस वक्त गम की तस्वीर बना हुआ है। जो इनके एहसासात और जज्बात हैं, आप में से शायद कोई भी अंदाज़ा ना लगा सकता हो, ना मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, ना हमारी टीम अंदाज़ा लगा सकती है। यास्मीन की वालदा मेरे साथ मौजूद है और एक अजीब सा सवाल मुझे लगता है, लेकिन मैं ज़रूर उनसे ये बात करूँगी कि उन्होंने अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली है, अपने नवासे को देख लिया उन्होंने जिस हालत में। कुछ तस्वीर हमने भी देखी और यकीन करें कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है उन तस्वीर को देखना, जो डेड बॉडीज की जब उन्हें निकाला गया। सबसे पहले तो आंटी, अब मुझे अंदाज़ा है कि मेरे अल्फाज आपको तसल्ली देने के लिए नाकाफ़ी हैं, और अंकल आपसे भी, आपका पूरा ख़ानदान, आप लोगों के ऊपर जो क़यामत गुज़री है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। आज भी हम जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो एक कब्र खाली मिलती है। हम ये चाहते हैं कि वो भी हमें वापस मिल जाए ताकि हम तदफीन कर सकें।
آپ نے کیا قبر کھدوا کے رکھی ہے؟ رکھی ہے، ہم نے 3 قبریں رکھی تھی، ہماری ایک قبر خالی پڑی ہے ابھی تک۔ ہمیں افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا۔ آپ لوگوں نے بہت جدوجہد کی ہے، سب جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ ضرور دے گا، اور آج کی جو کاوشیں ہیں سب لوگوں کی، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کی یہ خاص دعا ہے پوری ٹیم کی کہ لاش آج مل جائے، آج ڈیڈ باڈی مل جائے کسی نہ کسی طرح سے، تاکہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 3 قبریں انہوں نے کھدوائی ہیں، 2 میں تو میتوں کو دفن کیا جا چکا ہے مٹی تلے، خالی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی آ جائے تو ہمیں صبر ہو جائے۔ ہمیں صبر ہی نہیں آ رہا، کتنا صبر کریں ہم لوگ۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، اور بہت ہی ذہین بچی تھی وہ، میرے پورے خاندان میں بہت ذہین بچی تھی۔ ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کروا کے بچے کی لاش اگر مل جائے، ہمیں کچھ ثبوت ہی مل جائے، کم از کم ہم تدفین تو کر سکیں، ہمارے دل کو تسلی تو ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ 3 کو۔ آپ کی اپنی بیٹی سے آخری بات کیا ہوئی؟ میری آخری بات یہی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ ابو میں انشاءاللہ پیر کو افطاری آپ کے ساتھ کروں گی، وہ نہیں آئی میرے پاس افطاری کرنے کے لیے۔ ایک نانی بہت اچھی طرح سے یہ اندازہ لگا سکتی ہے کہ اس کے نواسے کی لاش جس طرح سے نکلی اور جس بری حالت میں اس کو نکالا گیا، اس غم کی کیفیت سے جس وقت یہ خاندان اس وقت گزر رہا ہے، ان کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک غم سب سے بڑا جو یہ کہ ابھی تک ان کے ایک پیارے کی لاش نہیں مل سکی، اور 3 قبروں میں سے ایک قبر ابھی بھی منتظر ہے کہ دفنا دیا جائے اس لاش کو۔ بہت اچھی بہن تھی ہماری میڈم، ہم بتا نہیں سکتے، دوبارہ نہیں آئے گی ہماری بہن۔ میں نے ساتھ ان کے افطاری کی ہے، بہنوں کے ساتھ میں نے نماز تراویح پڑھی ہے، اور ہمیں انہوں نے ڈراپ کیا ہمارے گھر پہ، ڈراپ کر کے میڈم وہ گئے، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں، ہمیں تھوڑی پتہ تھا کہ وہ ہم سے دنیا سے ہی چلے جائیں گے۔ چھوٹا سا بھانجا بھی تھا؟ جی بالکل، بھانجا بھی تھا، میری داڑھی سے کھیل رہا تھا، بہت اچھا بھانجا تھا، بیان نہیں کر سکتا۔ تو کافی گھنٹے سے ہم یہاں پہ موجود ہیں، مستقل یہ کاوش ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ڈیڈ باڈی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں سے بھی نکل آئے گی ڈیڈ باڈی اور ان لوگوں کو سکون ہو سکے، اور وہ جو 3ری قبر خالی رکھی گئی ہے اس قبر میں دفنایا جا سکے مظفر کو، تاکہ ان لوگوں کو سکون آ سکے کہ تینوں اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں، اور کوئی لاش اس وقت لاوارث لاش کی طرح کسی گندے نالے میں کہیں پر پھنسی ہوئی یا بہہ نہیں رہی۔ اس قبر میں یاسمین دفن ہے۔ اس کے پہلو میں یاسمین کا 1.5 سال کا بچہ عبیر سو رہا ہے، اور یہ قبر عبیر کے باپ مظفر کی منتظر ہے۔ مظفر کے لواحقین اور اس قبر کا انتظار ایک جیسا ہی ہے۔ ان کے لیے امید کا مطلب بدل چکا ہے۔ انہیں مظفر کی زندگی نہیں، اس کی لاش کے مل جانے کی امید ہے۔ بارش کی امید اچانک ایک سیلاب کے اندیشے میں ڈھل جائے گی، اور پھر بہتے بہتے سارے اندیشے بھی بہہ جائیں گے۔ اس کچرے کے ڈھیر میں گر کر اتنی دور نکل جائیں گے، میں، تم اور ہمارا بچہ، اتنی دور کے ڈھونڈنے والوں کی امیدیں چلتے چلتے تھک جائیں گی۔ مجھ کو یہ معلوم نہیں تھا، ورنہ تم سے ضد نہ کرتی، گھر میں رہتی، عید کی شاپنگ پھر کر لیتے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف مانسون پہ آج سے 1 ہفتے پہلے ہم نے کام شروع کیا ہے، تھرو آؤٹ دی ایئر اس کو کیا جاتا ہے، اور اتنی خطرناک صورتحال نہیں جتنا آپ اس کو فورسی کر رہی ہیں۔ اس پانی سے نکالی جانے والی یہ گاڑی مظفر کی ہے۔ یہ لاش مظفر کے 1.5 سالہ بچے عبیر کی ہے۔ اسٹریچر پر لے جایا جانے والا یہ مردہ جسم مظفر کی بیوی یاسمین کا ہے۔ گاڑی مل گئی، بیوی اور بچے کی لاش مل گئی، تو مظفر اب تک اس پانی میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اور یہ پانی اسے سطح پر کیوں نہیں لے آتا؟
اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے KBR کے اس پل پر جہاں پر بارش کی وجہ سے 3 قیمتی جانیں ضائع گئی. بارش خدا کی رحمت ہوتی ہے. اب یہ کہا جائے کہ یہ جانیں بارش کی وجہ سے گئی یا پھر اس بد انتظامی کی وجہ سے جو حکومت کی جانب سے سامنے آئے نالے، ان کے اوپر تجاوزات اور اس کے اندر موجود گند، برساتی پانی کا بہاؤ اور اس میں بہہ جانے والی ایک گاڑی جس میں 3 جانیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، جس میں 3 جانیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی اور جس میں 1.5 سالہ ایک بچہ بھی شامل تھا. مظفر کی ڈیڈ باڈی اب تک نہیں مل سکی ہے، جبکہ اس کی اہلیہ اور بچے کی ڈیڈ باڈی کو 41 گھنٹے کے بعد تقریباً نکال لیا گیا تھا. اہل علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس علاقے کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور 4 اگست کی درمیانی رات کو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، 3 اگست اور 4 اگست کی درمیانی رات کو، اس وقت سے یہاں پر موجود ہے. ان سے میں جانوں گی کہ صورتحال کیا بنی، کس طرح سے گاڑی ڈوبی، کتنے دیر کے بعد گاڑی کو نکالا گیا اور ڈیڈ باڈی کو کیوں نکال نہیں سکے، کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور کون سا ایگزیکٹ وہ مقام تھا جہاں پر سے گاڑی گری ہے. دیکھیں 4 اگست صبح تقریباً 4 سے 4:15 کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب مظفر بھائی اور ان کی فیملی کے باقی 2 ممبر، ان کی وائف اور ان کا بیٹا طارق روڈ سے آ رہے تھے شاپنگ کر کے. ان کی فیملی نے کمیونیکیٹ کیا تھا کہ طارق روڈ سے آ رہے تھے اور اس وقت وہ اس لوکیشن پہ تھوڑا سا آگے آ جائے، میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. یہ آپ جو لوکیشن دیکھ رہے ہیں یہ ٹیمپریری ابھی رکھے ہیں علاقائی MNA شیخ صلاح الدین بھائی نے. اس وقت یہ بلاکس یہاں پہ رکھوا دیے ہیں تاکہ ری اکرنس اس قسم کے انسیڈنٹ کی نہ ہو. اس سے پہلے یہ بلاکس موجود نہیں تھے یہاں؟ بالکل، یہاں پہ یہ بلاکس موجود نہیں تھے، بلکہ یہاں پہ ایک دیوار تھی جو بارش کا تیز فلو ہونے کی وجہ سے کی دیوار گر گئی تھی. کتنی اونچی تھی وہ دیوار؟ وہ تقریباً 2 سے 2.5 فٹ اونچی تھی جو ایک سپورٹنگ. اسی بارش میں گری ہے وہ؟ بالکل ایگزیکٹلی اسی بارش میں دن کے کسی ٹائم پہ وہ گری ہے. اور اس کے بعد جب 4 بجے واقعہ ہوا تو وہ یہاں پہ کوئی دیوار نہیں تھی. مظفر صاحب جس وقت آ رہے تھے تو ان کی گاڑی کا اگلا ویل کچرے سے بچتے ہوئے اس جگہ پہ گیا. یہ مقام ہے وہ؟ بالکل ایگزیکٹلی یہ مقام. غلام محی الدین کے مطابق یہ پہلی بار نہیں کہ اس مقام پر مظفر کی لاش کو تلاش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ آپریشن کیا جا چکا ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ اور نیوی کے غوطہ خور اس سے پہلے بھی اس سیاہ پانی میں اتر کر ایک خاندان کے بجھے چراغ کو تلاش کرتے رہے ہیں، مگر اس کچرے کی دیوار کو پار کرنا اتنا آسان نہیں. آج 10 دن سے زیادہ ہو چکے اور کچھ حاصل نہیں ہوا. کیسے ہو؟ اتنے دنوں میں یہ کئی سال سے جمع ہونے والا کچرا صاف کیا جا سکتا ہے؟ یہ مکانات جو نالے کے اندر بنے ہیں، جن میں رہنے والے نہ جانے کتنی برساتیں دیکھ چکے ہیں، اتنے سے دنوں میں ان کی رہائش کا متبادل دیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ مکان گرا بھی دیے جائیں تو ان کا ملبہ اسی نالے میں گر جائے گا، مسئلہ اور خراب ہو جائے گا. ویسے بھی 10-12 دنوں میں عوام کا رویہ کیسے بدل سکتا ہے جو 67 سال میں نہیں بدلا؟ مگر برسات کے موسم شروع ہونے سے پہلے تو کسی تبدیلی کی کوشش کی جا سکتی تھی اور بدل نے یہ کوشش کی. اس وقت میں موجود ہوں کراچی شہر کے PIDC نالے پر، جہاں پر KMC کی جانب سے نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے. بدل کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے تاکہ آپ کو بتا سکے کہ بارشوں میں آنے والے دنوں میں کس قسم کے آپ کو خدشات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کس قسم کے مشکلات آپ کے لیے ہو سکتے ہیں. اس نالے کی صفائی کا کام اس وقت جاری ہے. یہ وہی گند ہے جو کہ آپ لوگوں کا پھینکا ہوا ہے ان نالوں میں، اور آنے والے دنوں میں جو بارشیں ہیں بہت سے ممکنہ طور پر خطرات ان سے ہو سکتے ہیں. ہر مرتبہ کراچی شہر ہمیں پانی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. گھنٹوں گھنٹوں قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، ٹریفک کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سی جانیں بھی جاتی ہیں ان نالوں میں جو گند موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اس وقت بھی گندگی میں دیکھ سکتے ہو، ہم اپنے گھروں کی گندگی تو نالوں میں پھینکتے ہیں، لیکن ہم یہ یاد نہیں رکھتے اور ہمیں یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ یہ جو گندگی ہے یہ ہمارے لیے کتنے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. ابھی برسات کا موسم نہیں آیا تھا، مگر پچھلی برساتیں سہ نہیں پائے گا.
शहर के मुख्तलिफ नाले जो कचरे का ढेर बन चुके थे, ऐसे नाले जिन्हें तजावुजात ने घेर रखा था, और वो बरसाती नाले जिनकी दीवारें नालों के अंदर गिर चुकी थी, सबका जायजा लिया गया और फिर मुतल्लिका इदारों के जिम्मेदारान को आगाह भी किया गया और उनसे आगाही ली भी गई कि वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे सीनियर म्यूनिसिपल डायरेक्टर मसूद आलम साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि प्री मॉनसून का आगाज हो चुका है, उनकी जानिब से क्या इकदामात किए गए हैं कि कराची में इस वक्त सूरत हाल को किस तरह से काबू में किया जाएगा अब जब बारिशें होंगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब प्री मॉनसून का तो आगाज हो चुका है और अब हर शख्स इस इंतजार में है कि बारिश हो जाए। क्या इस मरतबा कराची के शहरी बारिश को एंजॉय करेंगे या फिर जहमत होगी बारिश एक मरतबा फिर? देखिए, इंतजामिया की कोशिश यही है कि शहरी इसको एंजॉय करें, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% आइडियल कंडीशन होगी। आप लोगों की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं? हमारे पास 3 तरह के एक्शंस होते हैं। एक प्री मानसून प्रिपरेशन है, एक ड्यूरिंग मानसून है और एक पोस्ट मानसून है। प्री मानसून में हमारे पास मेजर फोकस है हमारे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम है कराची का, जो कि तकरीबन 500 छोटे बड़े नाले हैं और 2 दरिया है और तकरीबन 23 नाले ऐसे हैं जिनका पानी समंदर में जाता है। उसकी राउंड द ईयर हम क्लीनिंग करते रहते हैं और वो क्लीनिंग का मैकेनिज्म इन प्लेस है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों को तकलीफ हो। कितने इकदाम किए जाते हैं हर मरतबा इस इदारे की जानिब से, लेकिन फिर भी सड़कें भरी नजर आती हैं हमें पानी से? वजूहात क्या है इसकी? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि आपके जो शहर में गार्बेज की जनरेशन है वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार टन है। इसमें से 3 से 4 हज़ार टन आपके लैंडफिल पे पहुंचता है और रिमेनिंग 7 हज़ार टन नालों में, ओपन मैदानों में इधर उधर घूमता रहता है। दूसरी वजह है इंक्रोचमेंट। क्या इंक्रोचमेंट में क्या मकामात हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो इंक्रोचमेंट में बनाई गई? देखिए, इंक्रोचमेंट में मेरे पास तो अगर आप नाम लें तो जितनी भी फैसिलिटीज हैं, आप मस्जिद की बात करती हैं वो भी इंक्रोचमेंट पे है, आप अगर बात करती हैं किसी हॉस्पिटल की वो भी इंक्रोचमेंट पे। अगर आप किसी हॉस्पिटल हम हटाएंगे तो लोग एहतजाज करेंगे, हमारी बुनियादी सहूलतें हटा देंगे। देखिए, बात ये कि अगर आप किसी भी फैसिलिटी को छेड़छाड़ करें, आप एक गन्ने वाले को अगर हटाने की कोशिश करें तो उस पर भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसका हल क्या है? इसकी वजह से नुकसानात हैं, जानें ज़ाया हो रही हैं, इसका हल क्या है? देखिए, हल बड़ा सिंपल है। इसकी एक हाई पावर्ड कमेटी हो, इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन हो और हर रहने वाले और इंतजामिया के लोग इसकी ओनरशिप को लेना शुरू कर देंगे तो ये मसला बेहतर हो सकता है। बड़े नालों के बारे में तो आपने कहा कि वहाँ पर आपकी मशीनरी जा ही नहीं सकती। इस वक्त आप जो काम कर रहे हैं वो छोटे छोटे नालों पर है, तो इसका मतलब एक मरतबा फिर हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि कराची की सड़कें फिर इस मरतबा दरिया का मंजर पेश करेंगी? नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि छोटे नाले मशीनरी जहाँ नहीं जा पाती वहाँ पर हमें मैनुअल लेवल लगानी पड़ती है। वो तो बहुत टाइम लेगी और ऐसे नालों के लिए बहुत वक्त दरकार होगा। ये राउंड द ईयर ये प्रोसेस चलता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मानसून पे आज से 1 हफ्ते पहले हमने काम शुरू किया है। थ्रू आउट द ईयर इसको किया जाता है और इतनी खतरनाक सूरत हाल जितना आप इसको फोर्स ही कर रही हैं। इनके मुताबिक तो मसला इतना संगीन नहीं जितना हम समझ रहे थे। अगर इदारे भी इस मसले की संगीनी को समझते तो फिर शायद बरसात के दौरान की खबरें ये ना होती। कराची में सिर्फ एक दिन की बारिश ने ही खूब तबाहकारी मचाई, जिससे बल्दिया उस्मा की कारकर्दगी भी सामने आ गई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा ही था कि वबाई अमराज भी फूटना शुरू हो गए। सिर्फ 2 दिन के दौरान डायरिया और गैस्ट्रो से मुतासरा दर्जनों बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो गए, जबकि पेट दर्द की शिकायत भी आम देखने में आ रही हैं। और मामला इतना संगीन हो जाएगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। गडाफ टाउन में थड्डो डैम के करीब बंद टूटने के बाद बरसाती पानी ने सैलाबी शक्ल अख्तियार कर ली। बिफरा पानी सबसे पहले स्कीम 33 में सल्ले कॉटेजेस की दीवार तोड़ता हुआ घरों में घुस गया। फ्लैट में खड़ी गाड़ियों को पानी कागज की तरह बहाकर ले गया। फ्लैटों के मकीन महसूर होकर रह गए, लेकिन इंतजामिया इस मुतासर इलाके में नहीं पहुंच सकी। कई घंटे गुजरने के बावजूद पानी का दबाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुतादिद गोट भी जेर आब आ गए, जिनमें बहार खान गोट, अब्दुल्ला शाह गाजी गोट समेत दीगर गोट मुतासिर हुए। बरसाती पानी अब सैलाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है। थड्डो डैम टूटा कि नहीं टूटा ये बहस भी जारी रही और एक और मामला भी बहस की नजर हो गया। उसके बाद हम लोग बाहर खड़े हुए, वहाँ नदी के पुल पे खड़े हुए हम इंतजार करते रहे। सबको हमने फ़ोन किया, मीडिया वगैरह को सबको फ़ोन किया। सारी टीमें तकरीबन 9:30 या 10 बजे के करीब यहाँ पर आई हैं।
यहाँ पर आई हैं। उसके बाद उन्होंने चेक किया है। चेक करने के बाद उन्होंने उन लोगों को गाड़ी नहीं मिली। उन लोगों ने बोला या तो गाड़ी आगे बह गई है, या फिर उन लोगों ने रिपोर्ट बना के दी थी कि ये लोग जो है ना इलाके वाले, गली वाले, इलाके वाले ये नदी साफ कराने के लिए झूठ बोल रहे हैं और वो लोग चले गए। उस कुरान तक उठवाया उन लोगों ने कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप लोग कुरान उठाओ। एक बंदे ने बोला मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ गाड़ी डूबी है, लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं करा। उन्होंने बोला कि नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों के यहाँ गाड़ी गिरी नहीं, आप लोग नदी साफ कराने। गाड़ी के अंदर घुसा है, वापस वो शीशा उतार के वापस अंदर घुसा है। वो गाड़ी के घुसने के बाद उसने बच्चे को उठाने की कोशिश करी है। इतनी देर में गाड़ी अंदर जा चुकी थी। सुपरमैन की अमेजिंग स्ट्रेंथ और पेप्सोडेंट की जंप किल पावर जब मिलती है तो बनती है एक एक्साइटिंग ऑफर। पेप्सोडेंट लाया फ्री सुपरमैन गिफ्ट्स, सुपरमैन एक्शन फिगर गेम एंड अ रिस्पेक्ट। जल्दी करो, डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट ऑल 3। ये शख्स इस सानहे का ऐनी शाहिद है। इंजीनियर मुजफ्फर की गाड़ी इसकी आंखों के सामने डूबी। ये वो शख्स है जिसने यास्मीन की चीखें सुनी, नन्हे अबीर की आवाज भी इसके कानों और दिल से टकराती रही, मगर ये कुछ नहीं कर पाया। बताइएगा नुमान, किस मकाम पर वो गाड़ी आपने देखा कि पहुंच चुके थे जिस वक्त आप यहाँ आए हैं? मैडम यहाँ से कचरा बहुत ऊपर आ चुका था, यहाँ सामने बिल्कुल सामने यहाँ आके गाड़ी गिरी है। उसके बाद तकरीबन 2 या 3 फीट का फासला था जहाँ वो गाड़ी, जहाँ मुजफ्फर बिल्कुल मेरे हाथ के करीब था। मैंने रस्सी भी फेंकी लेकिन रस्सी वो पकड़ नहीं पाया और वो उसकी गाड़ी अंदर चली गई। सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर उसकी गाड़ी अंदर चली गई। आपने सुनी? बहुत आवाजें मैंने उसकी सुनी है, बहुत चीख रहा था। उसने पहले 3 आवाजें लगाई हैं। चारों शीशे उसके चढ़े हुए थे, ब्लैक वो लगे हुए थे उसके अंदर, चारों शीशे चढ़े हुए थे। उसने एक शीशा खुलने के बाद उसने 3 आवाजें लगाई हैं, बचाओ बचाओ। तीसरी आवाज उसने लगाई है मेरे बच्चे को तो बचाओ। तो उस वक्त गाड़ी आगे से अंदर जा चुकी थी, आधी पानी के अंदर, उल्टी अंदर जा चुकी थी। हेडलाइट उसकी अंदर थी, पानी के अंदर जा चुकी थी। उसके बाद कचरा तो ऊपर ही था। उसके बाद उसने गाड़ी के अंदर घुसा है, वापस वो शीशा उतार के वापस अंदर घुसा है। वो गाड़ी के घुसने के बाद उसने बच्चे को उठाने की कोशिश करी है। इतनी देर में गाड़ी अंदर जा चुकी थी। आप यकीन कीजिए कि इस वक्त मैं आपको अपने एहसासात और जज्बात नहीं बता सकती कि एक बाप जिसको पता है कि अगर वो गाड़ी के अंदर घुस जाएगा तो उसकी जिंदगी बचना नामुमकिन है। आपने सुना नुमान के मुंह से, निकल सकता था, उसका बाप निकल चुका था, वो बच सकता था। सिर्फ वो अपने बच्चे की वजह से वापस अंदर चला गया, वरना वो बच सकता था। ये सामने खड़ा है, इस लड़के ने डंडा फेंका था उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसके डंडा भी हाथ में नहीं आया और वो अंदर चला गया। पानी का बहाव इतना तेज, बहाव प्रेशर बहुत था। इस लड़के ने डंडा फेंका था, आप इसको देखें, इसने अपने घर में से डंडा फेंका और मैं यहाँ शीटों पे से गया था। अगर आपको नजर आए तो आप देखें, मैं यहाँ शीटों पे से वहाँ कोने तक गया था, लेकिन वो रस्सी पकड़ ही नहीं पाया। उस वक्त तक पाकिस्तान नेवी के गोताखोर इस नाले के पानी में मुजफ्फर को तलाश कर रहे थे, मगर दरअसल तलाश पानी में नहीं, इस कचरे के ढेर में करनी थी, जो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह जू का तू था। ये नौजवान जिसने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था, वो एक ऐसे मकान में रहता है जो खुद इस नाले के अंदर बना हुआ है। ये लोग यहाँ 2 दिहाइयों से रह रहे हैं और कई बार इस नाले के पानी ने इनके अमलाक को नुकसान पहुँचाया है। कई बार इन्हें बीमारियों ने जकड़ा है, मगर फिर भी यही रहते हैं। इस नौजवान की वालिदा कहती हैं, हमें 23-24 साल हो गए यहाँ रहते हुए। इससे पहले कभी इतना पानी आया यहाँ पर? पहले बारिशें हुई हैं, लेकिन इतना पानी नहीं आया जितना अब आया है। और जिस तरह से ये गाड़ी डूबी, बच्चे की चीखें, उस आदमी की चीखें, उस औरत की चीखें, आपने ये मंजर देखा अपनी आंखों से? अपनी आंखों से देखा है। हम उस टाइम छत पे अपनी बैठे हुए थे, क्योंकि घर में हमारे पूरा पानी भरा हुआ था यहाँ नीचे। अच्छा, आपका घर पानी से भरा? पूरा पानी, इतना पानी था यहाँ घर में। तो हम यहाँ पे बैठने की कहीं जगह नहीं थी, बारिश रुक चुकी थी, तो बच्चे बोले अम्मी चलो ऊपर चल के बैठते हैं, वहाँ थोड़ा आराम कर लेंगे। तो हम 3-3:30 बजे तक ऊपर थे। 3:30 बजे थोड़ी बारिश आने लगी तो हम लोग उतर के नीचे आए। 10-15 मिनट बाद ही ना चीख पुकार की आवाजें आने लगी। 4 बजने में 10 मिनट कम थे, 4 बज के 10 मिनट हुए थे। तो इतनी देर में जैसे आवाजें आई हैं चीखने की कि मुझे बचाओ, मेरी मदद करें, मेरी फैमिली को बचाएं, मेरे बच्चों को बचाएं। तो हम भागे जल्दी से। हम जाग तो रहे थे, सोए तो नहीं थे। हम जैसे ऊपर भागे तो गाड़ी पानी में तैरती हुई आ रही थी। जी, और जैसे गाड़ी ऐसे करके आई है, आगे का हिस्सा गाड़ी का पानी में ऐसे गया है। ठीक।
और वो चीख रहा था गाड़ी से निकल के, वो बंदा कि मुझे बचाएं, मेरी मदद करें। तो और पानी आपके घर के अंदर था, ये जितना कूड़ा है ये सब ऊपर आ चुका था? ये कचरा ऊपर था, पानी नीचे था, पानी नीचे से जा रहा था, गाड़ी ऐसे कचरे में घुसती चली गई आगे का हिस्सा। ये कचरा आप लोग अपने घरों का कचरा कहाँ फेंकते हैं? ये सारी दुनिया यहीं फेंकती है कचरा। कहीं ना कहीं आप खुद को जिम्मेदार समझती हैं इस तमाम अलमिये का और सानिहे का? हाँ, समझते हैं हम कि हम खुद कचरा फेंकते हैं, यहाँ पे गाड़ियों से लोग आते हैं वो फेंक कर जाते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, ये हमने नाजायज घर बनाए हुआ है, ये नाजायज बनाया हुआ है, ये तो हुकूमत को चाहिए कि हमें बना के दें या कहीं जगह दें, आगे से जगह बनाएं। आगे इतना कम रास्ता है नदी में पानी जाने का कि ये कचरा कभी जिंदगी में भी नहीं जाएगा, ये 20 साल में भी नहीं जा सकता ये आगे, जब तक इसको आगे से रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे से नदी इतनी है कि बंदा फलांग के रास्ते। अगर आपको कोई मुतबादिल जगह दी जाए तो आप लोग अपने घर छोड़ने पर तैयार देंगे? हम तो खुद परेशान हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि हमें कहीं जगह मिले तो हमें हुकूमत जगह दे तो हम छोड़ देंगे ये। बिल्कुल, ये लोग इस बात पर तो तैयार हैं कि अगर इन्हें मुतबादिल जगह दी जाए तो ये लोग अपने घर छोड़कर वहाँ पर मुंतकिल हो सकते हैं। इतना नुकसान होता है, हर साल हमारा इतना नुकसान होता है। अभी लड़की की शादी है, हमारी लड़की की शादी है, मैंने लड़की की शादी का सामान सब रखा हुआ है, क्या क्या चीज उठाते, कुछ उठाया कुछ नहीं उठाया, भीगा है सामान। इन सबके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं और ये तमाम तर जो कोताहियां हमारी हैं उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा है। और सबसे ज्यादा नतीजा भुगतना पड़ा है मुजफ्फर के खानदान को, उस मासूम बच्चे को जो कि सिर्फ 1.5 साल का था, यास्मीन को जो कि 26 साल की थी और जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी की इब्तिदा ही की थी। जाने कितनी बहारें उन्होंने अभी देखनी थी, लेकिन जो तबाही उनकी जिंदगी में लिखी थी, जो तबाही उनकी किस्मत में लिखी थी, वो सामने उनकी आई। और अभी तक मुजफ्फर की डेड बॉडी की तलाश जारी है। देखते हैं कि वो किस मकाम से मिलती है भी या नहीं, या फिर उसके खानदान वाले इसी तरह रोते धोते पूरी जिंदगी सिर्फ यही इंतजार में रहेंगे कि शायद कभी किसी मकाम से उनके प्यारे की लाश मिल जाए और वो उसको दफना सकें जिस तरीके से उनको सुकून नसीब हो। आपकी बच्ची कहाँ से मिली जाकर? यहाँ से जब मिल गई तो उसके 5वें दिन उसकी लाश मिली थी। डेड बॉडी की हालत कैसी थी? डेड बॉडी की हालत ऐसी थी कि जब हम यहाँ से उसको ले गए गुस्ल के लिए, यानी सफाई वगैरह जब किए तो वो टिश्यूज हो रहे थे उसके ना, मतलब फूल गई थी बॉडी, तो ज़रा वो इस पोजीशन में नहीं थी कि उसको मजीद रख सकते। तो बहरहाल अब ये कि हमारी कोशिशें जारी हैं और नेवल की जो टीमें आई हुई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा इस दफ़ा एक मरतबा फिर पाकिस्तान नेवी का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे दोबारा से जो है वो अपनी नेवल टीम भेजी है विद उनके जो लेफ्टिनेंट हैं इस टीम के कैप्टन। बहरहाल ये कि अब ये देख रहे हैं, अल्लाह करे कि कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि किस तरह बॉडी मिल जाए ताकि खानदान को जो है वो थोड़ा बॉडी मिल जाए, खानदान को सुकून हो जाए और कोई ऐसा निजाम कराची में आए कि कोई कराची को ओन कर सके। इंजीनियर मुजफ्फर के वालिदैन इस वक्त हैदराबाद में थे, अलबत्ता भाई और मामू मौजूद थे। पूरा खानदान का तो ये मतलब इस इंतजार में है और इस उम्मीद में है कि बॉडी, तो इस इंतजार में यकीनन कि वो खुद कहीं से आ जाएंगे, क्योंकि हर एक की उम्मीद यही होती है, और कम से कम नहीं तो उसकी बॉडी मिल जाए, मतलब इस इंतजार में है कि किसी तरह बॉडी मिल जाए ताकि उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें। ठीक है, लेकिन काफी आप इतने दिन के बाद जिस वक्त हादसा पेश आया, आपको किस तरह से पता चला, किसने खबर दी आपको? हम यहाँ के लोगों ने इतला पहुँचाई, कुछ उनके जानने रिश्तेदार थे तो उन्होंने हम तक पहुँचाया कि इस तरह से मामला हो गया है। तो हम यहाँ पर यकीन पहुँचे और फिर यहाँ पे ऑपरेशन वॉज ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा था, तो उनके साथ फिर हम रहे, फिर वो भी हमारे साथ इस ऑपरेशन पूरा काम करते रहे और आउट करते रहे। चलिए, बिल्कुल हमारी दुआ है, हम सब लोगों की बहुत दुआ है अल्लाह ताला से कि आज मुजफ्फर की डेड बॉडी मिल जाए ताकि आप लोगों को भी सुकून मिल सके और आप दफना सकें उसको। करते क्या थे वो, क्या किस पेशे से ताल्लुक़ रखते थे और किस तरह से, मतलब आप लोगों के ताल्लुकात क्या थे? बेसिकली मेरे भांजे हैं, मेरी बड़ी बहन के साहबजादे थे वो, और केमिकल इंजीनियर थे, लेकिन PhD कौन-सा जॉब करते थे। बहुत शुक्रिया जी। मजीद अब इनके मैं क्या सवाल करूं, जो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे ख़ानदान की क्या
हालत है इस वक्त और किस सदमे से ये लोग गुजर रहे हैं, जिनके एक शख्स की लाश अभी तक नहीं मिल सकी है और कुछ अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता कि वो कहाँ होगी इस वक्त। शायद यहाँ जो मनो कचरा मौजूद है, जहाँ पर अभी गोताखोर भी उतरे और उन्होंने इनकार कर दिया कि वो मजीद आगे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अब कचरे का ढेर आगे इतना है कि वो मजीद उसको उठा नहीं सकते। ऑपरेशन जारी रहा, बल्कि ये कह लीजिए कि ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहा, मगर मुजफ्फर की लाश ना मिल सकी। इस सानहे की जितनी जिम्मेदारी हुकूमती इदारों पर है, अवाम भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि बरसाती नालों में ये कचरा, ये सॉलिड वेस्ट हम अवाम ही डालते हैं और अब हम ही में से एक खानदान इसका खुमियाजा भुगत रहा है। इन कब्रों में मदफून लोगों के खानदान पर अजीब कयामत टूटी। उन्हें इतनी मोहलत भी न मिल सकी कि अपने बिछड़ने वालों की जिंदगी की दुआ ही कर सके। ये लाशों को तलाश करते रहे और आज भी दुआ कर रहे हैं कि इस खाली कब्र में मुजफ्फर दफन हो जाए, मगर ये मामला दफन नहीं होना चाहिए। इस वाक़ये ने इदारों की नाकिस कारकर्दगी और नाअहली का जो पर्दा चाक किया है, जो हकीकतें सामने आई हैं और जिन मसाइल की निशानदेही हुई है, उन पर काम किया जाना चाहिए। हंगामी कार्रवाई नहीं, हिकमत अमली के साथ, ताकि अगली बारिश रहमत ही साबित हो। कुरतुल इकरार को आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।